1995 का काला दिन सबको याद है। कैसा माहौल बन? मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम। वो धीरे धीरे इस तरह से आई और एकदम से फैल गई। 2 मिनट 47 सेकंड में आग लगी भी, जल भी गया और अपने आप भस्म भी हो गया। यहाँ तक तो स्लीव जल चुकी थी और ये पैंट भी हाफ हो चुकी थी और यहाँ से ऐसे फिसलन थी और यहाँ से खाल लटक रही थी कि चमड़ी अपने आप ही उतर गई थी। ये हाथ भी काटना नहीं पड़ा था, ये भी अपने आप ही कहते कि गिर गया था कि भाई एकदम से उंगलियां अपने आप गिरी हुई थी। कैसी असुविधाएं, कितनी की मुश्किल आपको आई जीवन में? नहीं तो पीछे मुड़ के देखना है या भूतनी वगैरह चिल्लाना या फिर मजाक ही करना। सरकार की नीयत है भी नहीं बिल्कुल भी। विकलांगजन को तो वैसे ही नहीं अपनाया जाता। कि नैना चौटाला जी ने अडॉप्ट करने की बात कही थी आप? सुना, मैं हैरान रह गई थी। 10,000 रुपीज दिए, वो भी न्यूज़पेपर में निकलवा के दिया। कहते पहले तो इसका चेहरा ठीक करवा के लाइए फिर ही जॉब की बात करें। ये किसने बात कही? हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। कहते ये कौन सा तुक बना कि आप पहले बीएड कर रहे हो और अब डीएड कर रहे हो। मैं हैरान, यानी कि उनको ये नहीं पता बीएड के स्कूल और डीएड के स्कूल में कितना अंतर होता है। उन्हें ये भी नहीं पता था। कहते डीसी रेट पर वो कौन सी जॉब है। काश ऐसे ऐसे ये टेस्ट पॉलिटिशियन को के लिए रखे जाए ना तो सच में मजा आ जाए। पॉलिटिशियन हमारे नेता भी पढ़े लिखे हों, क्योंकि उनका खुद का अपना कोई दिमाग ही नहीं है। और जो उनके साथ आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, कम से कम उनकी ही सुन ले। अपना कहते हैं ना, अपना दिमाग नहीं है ना तो कोई बात नहीं, दूसरों से समझदार आदमी से थोड़ा सा ले लो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कि मैं सच में इतनी मानसिक उत्पीड़न हो चुकी हूँ। 1995 का काला दिन सबको याद है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुमन, जो उस टाइम में महज 9 साल की थी। तो जिन्होंने अब वहाँ का मंजर बना 23 दिसंबर का आंखों से देखा, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सुमन जी। नमस्कार। सुमन जी 9 साल की थी उस वक्त, कैसा मंजर बना, क्या हुआ वहाँ पे, कैसा माहौल बन गया था? मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम, 9 साल की थी। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी सुनीता। तो मैंने ये देखा कि भी आग पीछे से लगी हुई थी और हमें सीट वैसे ही नहीं मिल रही थी बैठने को। हम आगे चले गए और स्टेज पर से एकदम से आवाज़ आई आग। हमने पीछे मुड़ के देखा, आग लगी हुई थी। वो धीरे धीरे इस तरह से आई और एकदम से फैल गई कि भी जितना भी भरा पंडाल था, हमें बाद में कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि आग का रंग तो वैसे भी आपको पता है ये लाल होता है। बाद में हम निकल गए तो हमें पता चला कि भी दीवार को तोड़ा गया है और उसमें से हम निकले थे। जी सुमन जी, आप डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम? नहीं, मैं पढ़ती नहीं थी, मैं देखने गई थी। मेरे चाचा जी के बच्चे गए हुए थे तो हमें इनविटेशन मिला था। इनविटेशन मिला हुआ था। तो वहाँ का एकदम से कहते हैं कि 7 मिनट में सब कुछ राख हो गया था वहाँ पे। 2 मिनट 47 सेकंड में। सिर्फ 2 मिनट में? हाँ जी। जितनी देर में आप एक कागज़ को जलाने की प्रैक्टिस करते हो और वो जल कर बुझता भी नहीं है, उससे पहले तो आग लगी भी, जल भी गया और अपने आप भस्म भी हो गया। क्योंकि जो फायर ब्रिगेड की आई भी गाड़ियाँ, वो उसी समय कुछ नहीं लगा, बस खाली ही उन्होंने छिड़काव कर दिया, अपने आप बुझ गई। उस टाइम का माहौल कैसा हो गया था? भीड़ बढ़ गई थी, हफड़ा दफड़ी मच गई थी, कैसा माहौल बन गया था? भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि पंडाल बहुत छोटा था उस टाइम। जिस हिसाब, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए थे। तो आप खुद ही सोचिए, 447 एट ए टाइम मर गए हैं, तो फिर भीड़ तो काफ़ी ही रही होगी। क्योंकि एक तो इस समय छुट्टियां भी होती है 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में, और ये अपना विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वैसे भी फैमिलीज आई हुई थी और मोस्टली कौन थी? लेडीज़ और बच्चे। हाँ जी। सुमन जी, आप देखें कि आप भी पीड़ित रही हैं वहाँ से, आप जले हैं, एक हाथ भी, आपका फेस भी, तो आप कैसे बच पाई उस माहौल से, उस घटना से? मैंने जब बाहर आई तो मेरा ये यहाँ तक
यहाँ तक तो स्लीव जल चुकी थी और ये पैंट भी हाफ हो चुकी थी, और यहाँ से ऐसे फिसलन थी, और यहाँ से खाल लटक रही थी। भाई फेस मुझे दिखता नहीं है, फेस देखने वालों को लग रहा था कि भी एकदम फिसलन सी, यानी कि चमड़ी अपने आप ही उतर गई थी। ये हाथ भी काटना नहीं पड़ा था, ये भी अपने आप ही कहते कि गिर गया था, कि भाई एकदम से उंगलियां अपने आप गिरी हुई थी, बिल्कुल कमज़ोर थी। और देखा जाए तो ये वाला हिस्सा ही मेरा ज़्यादा जला हुआ है, क्योंकि ये स्टेज की तरफ था, और ये नहीं जला हुआ क्योंकि ये स्टेज की तरफ नहीं था। बहुत इसके पीछे से आ गए। इस साइड से आई थी तो स्टेज पर ज़्यादा था, झूमर थे और अभी चल रहा था ना प्रोग्राम, वो ड्रामा था, तो फिर उस जगह स्टेज पर काफ़ी कुछ सजावट थी, तो वो ज़्यादा देर तक जला। इस वजह से इस साइड की सेक ज़्यादा थी और इस साइड की सेक कम थी। तो सुमन जी, हम बात करें कि 9 साल की महज आप थी, उसके बाद आपने युवा अवस्था में आई, कैसी असुविधाएं, कितनी की मुश्किल आपको आई जीवन में? उस टाइम तो बहुत मुश्किल आई। 1 साल तो सिर्फ मैंने 1 साल ही किया था पर्दा, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी ये आंखें थी, ये बिल्कुल बुरी तरीके से जल गई थी। ये बाद में बनाई गई थी, स्किन से भी पता लग रहा है। तो फिर इस वजह से मैं अपने आप को थोड़ा सा ढकती थी, और बाहर तो मैं बिल्कुल ही नहीं निकल सकती थी, क्योंकि इतना भयानक चेहरा हो गया था कि भी खुद भी देखे तो डर लगता है, तो दूसरा तो वैसे ही डर जाए हैं। धीरे धीरे प्लास्टिक सर्जरीज हुई, ग्राफ्टिंग हुई, उससे अपने आप को कहीं सही कर सके। और समाज तो बहुत मुश्किल से अपनाता है। मैं कहती हूँ कि भाई भगवान का अब तो शुक्रिया करूँगी मैं। 1 साल से तो ऐसा है कि समाज ने बिल्कुल पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। अब नहीं तो पीछे मुड़ के देखना है, मुंह पे बात कर देना है, या भूतनी वगैरह चिल्लाना, या फिर मजाक ही करना, या जान करके बोलना, ये तो समाज के असामाजिक तत्व करते ही करते हैं। समाज की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल आई। बहुत ज़्यादा मुश्किल आई है। बाकी सरकार तो इसमें कुछ, हमारी सरकार तो वैसे भी कुछ करती नहीं है। मुझे ज़्यादातर समाज से ही था। हाँ, तो आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आई? आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं, हम जानना। मैंने ग्रेजुएशन की, बीएड की, उसके बाद मुझे जैसे फोबिया हो गया था एग्ज़ाम का, तो मैंने 2-3 साल वैसे ही बैठी रही। टेट मैंने क्लियर कर लिया था, एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं टीचर एलिजिबिलिटी, वो कर लिया था, पर फिर भी मैं डरती थी एग्ज़ाम देने से। फिर भैया ने कहा कि भाई अब तुझे 2-3 साल हो गए बैठे हुए, डीएड कर ले। मैं कहती मैं तो नहीं करूँगी, मुझे एग्ज़ाम फोबिया हो रहा है। कहता कि कुछ नहीं होता, तू जाके देख। और उसके बाद से मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने गई, धीरे धीरे मेरा वो फोबिया भी निकल गया। फिर मैंने दोबारा से समाज का भी हम कह सकते हैं कि समाज का फोबिया हो गया कि समाज, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी स्टडी के नाम पे। मैं ना स्टडी को छोड़ पा रही थी, क्योंकि मुझे सच में पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ना ही मैं उसे ले पा रही थी कि भाई मैं अच्छे से गेन कर पाऊँ। धीरे धीरे फिर से अपने आप को किया, तो अब मैं अब भी करती हूँ तैयारी कंपटीशन टेस्ट की, पर अब मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल भी। सरकार की तरफ से हम बात करें, कोई आपको सहायता दी गई? आप पढ़ चुकी हैं, कुछ नौकरी देने का आश्वासन किया गया या कुछ ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। और सही बताऊं तो ना, सरकार की नीयत है भी नहीं बिल्कुल भी। हम तो विकलांगजन है, विकलांगजन को तो वैसे ही नहीं अपनाया जाता, तो सोचो नॉर्मल बंदों को ही नहीं अपनाता है सरकार, तो वो उन्हीं को जॉब देने की कोशिश नहीं करता। मैं तो कहूँगी कि भाई अब जो हालत हो रही है ना 1-1.5 साल से, जॉब की तो छोड़ ही दो उम्मीद कि भी कोई जॉब करना चाहता है। ये टेस्ट वो टेस्ट, फिर पहले तो एग्ज़ाम वाले टेस्ट साल भर बच्चा पढ़ता है, उसके बाद टेट क्लियर करो, टेट के बाद स्क्रीनिंग क्लियर करो, स्क्रीनिंग के बाद अब अगर आप जॉब लग गए हो तो आप पे भ्रष्टाचार का दोषारोपण कर कहेंगे कि भी आपकी जॉब चली गई। फिर बंदा फिर उसके लिए धरने दो, टेस्ट दो, हैं, फिर कहीं जाके लगते हैं। पीटीआई वालों का देख लो,
ड्राइंग टीचर्स का देख लो, सारे कहीं यही हाल है। अब किसान भाइयों का धरना देख लो, इतनी ज़्यादा हाहाकार मची हुई है इस समय, कह नहीं सकते। सुमन जी, बात करें तो सूचना भी आई थी कि नैना चौटाला जी ने अडॉप्ट करने की बात कही थी आपको। कितनी की सच्चाई है और कितनी की खरी उतर पाई थी वो अपने वादे पर? मैंने सुना, मैं हैरान रह गई थी। हैं, मैं कहती कि भाई पहले मन में आया कि भाई ये क्या हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप है, मैं संपन्न परिवार से हूँ, जैसे आप देख ही रहे हो। हैं, मैं मुझे इस तरह से नहीं है कि भाई हाँ भाई ये चीज़ चाहिए। हैं, फिर उन्होंने कहा हाँ मैं अडॉप्ट कर रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपका पहले ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। मेरे को दिल्ली लेके गए तो मैं चली गई। हैं, दिल्ली में कहीं पे भी सेटिंग नहीं आई ऑपरेशंस की। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिरसा सच्चा सौदा में डॉक्टर स्वप्निल गर्ग है, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया। हैं, मैं कहती मेरा ट्रीटमेंट वैसे भी फ्री है मैम। कहते कि कोई बात नहीं, फिर करवा लो। मैंने करवा लिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई, जैसे कहा कि भाई स्टडी फ्री है आपकी। हैं, मैंने कहा चलो मैं कॉल कर लेती हूँ। मैं कहती मैम मुझे डीएड कर रही थी, मैंने आपको बताया मैंने डीएड किया। तो उस टाइम मैं फ़ीस भर चुकी थी अपनी 1 साल की। 1 साल की फ़ीस मेरी रहती थी, 2 साल का कोर्स होता है ये। हैं, तो मैंने कॉल भी किया। हैं, तो वो बोले हाँ देंगे। बाद में 10,000 रुपीज़ दिए, वो भी न्यूज़पेपर में निकलवा के दिया। मुझे बड़ा अजीब फील हुआ। मेरे सिग्नेचर करवाए गए कि भाई इस तरह से मैं पैसे दे रही हूँ। मुझे वो भी बड़ा अजीब लगा। मैं कहती ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा जॉब के लिए वो लेकर गए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास। तो उन्होंने बात भी की। वहाँ पे मैं डीएड कर ही रही थी। वो कहते कि भाई ये होनहार लड़की है, उसको जॉब दी जाए। कहते पहले तो इसका चेहरा ठीक करवा के लाइए, फिर ही जॉब की बात करें। ये किसने बात कही? हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। उन्होंने ये बात? हाँ जी। कहते हैं पहले आप अपना चेहरा ठीक करवाइए, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। वो नैना चौटाला मैम ने कहा, कहते ठीक है वो तो हम ठीक करवा ही रहे हैं। कहते कि ठीक है। कहते आप कहते क्या कर रहे? कहते इन्होंने बीएड किया। मैं कम बोली थी। हैं, कहते इन्होंने बीएड किया और अब डीएड कर रही है। कहते ये कौन सा तुक बना कि आप पहले बीएड कर रहे हो और अब डीएड कर रहे हो। मैं हैरान। मैं कहती ये क्या हो रहा है कि भाई सामने वाले को, यानी कि उनको ये नहीं पता बीएड के स्कूल और डीएड के स्कूल में कितना अंतर होता है। बीएड के स्कूल के लिए हालांकि दोनों स्कूल दान दी गई ज़मीन पर बनता है, पर बीएड के लिए ग्राउंड का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि एक प्राइमरी स्कूल के लिए नहीं होता। वो अगर मेरा एक प्लॉट भी दान करती है तो उस पर भी स्कूल बन जाएगा प्राइमरी का। पर वो चीज़ मैं वहाँ पे नहीं बोल पाई, क्योंकि मैं हैरान थी कि भाई एक माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से ऐसी बातें निकल रही है। मैं कहती मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। फिर क्या था, फिर उन्होंने कहा चलो डीसी रेट पर आप इनको जॉब दे दीजिए। उन्हें ये भी नहीं पता था। कहते डीसी रेट पर वो कौन सी जॉब है। फिर दिग्विजय भैया ने बोला, कहते कि इस तरह से जॉब निकलती है, आप उसमें दे दीजिए। कहते ठीक है बात कर ली है, आप जाओ आपको मिल जाएगी। हाँ, और हालांकि उन्होंने फ़ोन मिलाया तो कहते डीसी अभी तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं सिरसा के, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपका जैसे काम बनता है आप ले लीजिएगा। मैं फिर यहाँ पे गई सिरसा, पर मुझे कुछ नहीं, मुझे सच में मैं 3-4 बारी गई। मेरे को सबसे ज़्यादा इंसल्ट फील ही ऐसे होता है कि भाई आप जा रहे हो और बार बार जॉब के लिए कह रहे हो कि भाई मैं गरीब लड़की हूँ, मेरे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की बात है, तो फिर आप मुझे जॉब दे दीजिए। मैं सच में बहुत रोती थी इस चीज़ को लेके, बट ये मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं था। बाद में मैं सच में बोलती हूँ, अब तो मेरे को जॉब का बिल्कुल भी नहीं है कि भी जॉब की कोई बात भी करता है, क्योंकि मैं सच में इतनी मानसिक उत्पीड़न हो चुकी हूँ कि कोई जॉब की अब बात भी करता है ना तो मुझे सच में बड़ा गुस्सा आता है
कि भाई ये बात भी क्यों कर रहा है। जब इनके हाथ में नहीं है तो सीधा कह दो कि भाई मैं हमारे हाथ में नहीं है, नहीं अगर है तो दो, नहीं है तो मत दो। बंदे के पास सब चीज़ें हैं, अगर उसने क्वालिफाई नहीं की है तब अलग बात है कि भी वो भीख मांग रहा है। यहाँ पे तो भीख की भी बात नहीं है, हक की बात है कि भाई उसका हक है, उसको दे दो। एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है, सब कुछ है, दे दो। पर नहीं, काश ऐसे ऐसे ये टेस्ट पॉलिटिशियन को के लिए रखे जाए ना तो सच में मज़ा आ जाए कि भी हमें भी पढ़े लिखे मिले पॉलिटिशियन, हमारे नेता भी पढ़े लिखे हों। मैं तो सच में यही कहना चाहूँगी। मांग की बात करें, मुझे लगता है मांग तो आपकी सरकार से कोई नहीं है। अब तो कुछ नहीं है मेरी मांग, क्योंकि आपको लगता है आपको आई थिंक आपको अब लग रहा है सरकार मांगे पूरी करने के लायक ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका खुद का अपना कोई दिमाग ही नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है। और जो उनके साथ आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, कम से कम उनकी ही सुन ले, मेरे को तो यही लगता है कि भाई, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि भी वो उनकी भी सुनते होंगे। अपना कहते हैं ना, अपना दिमाग नहीं है ना तो कोई बात नहीं, दूसरों से समझदार आदमी से थोड़ा सा ले लो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये थी हमारे साथ सुमन जी, जिनसे हमने बातचीत की और बातचीत करके आप खुद सुन चुके हैं कि हमारी जो सरकार चल रही है, हमारा जो सिस्टम चल रहा है, जो हमारा ढांचा चल रहा है, वो किस कगार पर आके रुक गया है। एक तरफ नैना चौटाला जी हैं जो अग्निकांड की जो पीड़िता हैं, सुमन जी को अडॉप्ट करने की बात कहती हैं, परंतु मात्र 10,000 रुपये देकर वो अडॉप्शन की बात करती है। वहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनको बीएड, डीएड और डीसी रेट पर जो हमारे छात्र या छात्राएं लगती हैं, उनको वो नहीं पता कि डीसी रेट पर कैसे नौकरियां दी जाती है। तो आज शायद हमने ही ऐसे मुख्यमंत्री जी, ऐसे एमएलए जी को एक ऐसा पद सौंप दिया है जो हमारे भविष्य को गर्त में लेके जा रहे हैं। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए डबवाली केसरी के साथ। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकन सिंह के साथ।